अगर आप कुछ चीज़ों का सेवन लगातार करें तो इन न्यूट्रिएंट को आप ऑटोमेटिकली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले सकते हैं कि जब भी आप अपनी बॉडी को एंगेज करते हैं नेचुरल फूड खाकर और उनमें से वो न्यूट्रिएंट निकालती है तो ये सबसे अच्छी दशा होती है। क्योंकि कई बार आपको लगता है यार वो इवेंट तो पुरानी हो गई है, अब उसकी प्रॉब्लम मुझे थोड़ा ही है, वो तो बहुत पुराना किस्सा था जिससे मैं परेशान हुआ करता था, पर मैं तो बीमार अब हूँ। याद रखिएगा ये इवेंट जो यहाँ पर पड़ी थी आपको लगता है यहाँ से रिजोल्व हो गई है, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी की तरह पड़ी हुई है और ये वो नेचुरल चीज है। और उसके बाद वह अपनी प्रक्रिया को डेवलप करता है कि इसमें से मुझे इन न्यूट्रिएंट को निकालना है क्योंकि मुझे इतने की जरूरत है और इतने की जरूरत नहीं है तो मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ। किसी हिमालय में जाके मेडिटेशन से काम नहीं चलेगा, याद रखना, और न ही किसी सप्लीमेंट से सबसे काम चलेगा। आपको बढ़िया खाना होगा, खाने के थ्रू ये सप्लीमेंट लेने होंगे और उसके बाद आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है, जो एक्सरसाइज है, जो योगा है, जो सूर्य नमस्कार है। लेकिन एक और बात है कि ये एंजियोजेनेसिस नेगेटिव वे में बंद भी होनी चाहिए। अगर ये ब्लड वेसल्स किसी ट्यूमर को ब्लड पहुंचा रही है तो ये बंद भी होना चाहिए और हमारी बॉडी के पास ये सारी पावर है। लेकिन दूसरी बात है कि ये इमोशन अगर लंबे समय तक हमारे पास पड़ी होती है तो ये हमारे बॉडी के अंदर एक तरह से परमानेंट हो जाती है। आपकी बॉडी अपना आपका माइंड बन जाता है। एक थॉट आया नहीं, बॉडी ने रिएक्ट कर दिया, एक टेलीफोन बजा नहीं, आपका दिल धड़कने लगा और वो यहाँ से गुजरकर फिर आपके ब्लड में जाती है अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद। अगर आप यहाँ पर दुखी हैं और चेस्ट और हार्ट के आसपास आपका बोझ है तो समझ लीजिएगा कि जो आपकी यहाँ की ग्लैंड है वह अपना काम पूरा नहीं करेगी। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है और यहाँ पर मैं बात करूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो अपना पूरा काम नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं यार मैं किडनी से थोड़ा सा परेशान हूँ, या फिर आप ये कह रहे हैं कि मेरी इम्यूनिटी जितनी होनी चाहिए थी वो उतनी काम नहीं कर रही है, मेरा लीवर उतना काम नहीं कर रहा, या मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि आपको अननेसेसरी कुछ ऐसे बिहेवियर आ गए हैं जिनको हम OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव ऑर्डर हैं, आपको नींद नहीं आती, या फिर खाने में आपकी रुचि अचानक बढ़ गई है और एक पर्टिकुलर खाने के आप एडिक्ट हो गए हैं और अपना वेट बढ़ा रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप ये कह रहे हैं कि जो मेरी बॉडी की रिकवरी है वो जितनी पहले होती थी उतनी तेज़ से अब नहीं होती, मेरे बाल भी गिर रहे हैं लेकिन अब रिकवर नहीं हो रहे, मेरी स्किन भी कमज़ोर पड़ रही है, या बुढ़ापे की तरफ मैं जा रहा हूँ, या फिर आप ये कहते हैं कि मुझे कोई बीमारी और आ गई है जिसको हम ऑटो इम्यून कह देते हैं या साइकोसोमेटिक कहते हैं। तो याद रखिएगा इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कॉमन है इन सब चीज़ों में वो ये है कि हो सकता है कि आप किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हो। इमोशनल ट्रॉमा को हम ये भी कह सकते हैं कि इमोशनल डिस्ट्रेस भी हो सकती है आपको, ठीक है ना, या आप ये इमोशनली ब्रेक डाउन भी आपका हो सकता है। अब चूँकि हम 21st सेंचुरी में रहते हैं तो हमारे पास इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं या स्ट्रेस या इवेंट्स आ रही है कि वो हमारी इमोशंस को ख़राब कर रही हैं। क्लियर है? बेसिकली अगर हम देखें तो हमें ये इमोशन चाहिए जीने के लिए कि हमारे पास एक इमोशन होनी चाहिए कि हम लोगों को फॉरगिव करें और ख़ुद को भी फॉरगिव करें, पर हमें तो याद ही नहीं रहता है कि ये भी शब्द हमारी लाइफ में आ रहा है और हम खुद के लिए रंजिश ले रहे हैं और दूसरों को रंजिश दे रहे हैं। हो सकता है कि आप फॉरगिव ना हो आपके पास और आप स्कार्सिटी में जी रहे हो जबकि आपको अबंडेंस चाहिए, ठीक है ना। अबंडेंस की जब इमोशन आएगी तभी तो आप जीवन को नए एंगल से देखेंगे कि यार मैं किन किन अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपके पास लव की इमोशन और कंपैशन की इमोशन जो अपने लिए चाहिए या दूसरों के लिए चाहिए वो ख़राब हो गई हो, ठीक है ना, और जिसके कारण आप नेगेटिविटी के और दूसरी बीमारियों के शिकार हो रहे हो। सवाल यह है कि आप कहेंगे कि ये तो हमारे माइंड की प्रॉब्लम है। नहीं, ये माइंड की प्रॉब्लम नहीं है। एक समय इसको यूँ समझिएगा कि एक समय तक आपके पास यहाँ कोई इवेंट आई है, यहाँ पर कोई आपके पास घटना पड़ी है और वो घटना थोड़े दिन के लिए उसने मान लेते हैं कि इमोशनल पेन आपको दिया, भावनात्मक दर्द दिया, आप उस पेन में जिए। किसी का ग्रीफ भी हो सकता है, वो कोई छोड़कर चला गया आपको, ठीक है ना, सेपरेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। अचानक आपको लगा कि जो आपका बड़ा ड्रीम था वो ड्रीम बेसिकली टूट गया है। क्लियर है? इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हमारी लाइफ में रोज़ घट रही हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये इवेंट कुछ टाइम के लिए आपको ये शॉर्ट टर्म पेन दे सकते हैं। अगर ये शॉर्ट टर्म ले रहे हो, अगर ये शॉर्ट टर्म पेन है तो कोई बात नहीं, आप इसको रिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म चल रहा है तो यूँ समझिएगा अब क्या क्या आपके साथ हो सकता है। अगर ये लॉन्ग टर्म चल रहा है तो ये आपकी नर्व्स के द्वारा आपकी बॉडी के
हर एक ऑर्गन में चला जाता है और धीरे धीरे ये बहुत लंबे समय तक अगर चला गया तो ये बॉडी की मेमोरी में आ जाता है, ठीक है ना। और बॉडी बेसिकली इसके साथ अपनी एक कंडीशनिंग कर लेती है और छोटी छोटी बातों पर फिर बॉडी आपको उसी तरह से एक तरह से रिएक्शन देना शुरू कर देती है। कई बार आपको लगता है यार वो इवेंट तो पुरानी हो गई है, अब उसकी प्रॉब्लम मुझे थोड़ा ही है, वो तो बहुत पुराना किस्सा था जिससे मैं परेशान हुआ करता था, पर मैं तो बीमार अब हूँ। याद रखिएगा, ये इवेंट जो यहाँ पर पड़ी थी आपको लगता है यहाँ से रिजॉल्व हो गई है, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी की तरह पड़ी हुई है। और यहाँ से कमी काम क्या होता है कि नंबर एक, आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम्प्लीटली आपकी इमोशनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। क्या आप जानते हैं कि जो इमोशन आप क्रिएट करते हैं वो डायरेक्टली आपके न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा, यानी कि आप समझिए कि आपके पास जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स इमीडिएटली आपकी वाइट ब्लड सेल्स पर जाते हैं और वाइट ब्लड सेल्स कम्युनिकेट कर देती है पूरी बॉडी में कि हम इमोशनली ओके हैं या नॉट ओके हैं। अगर आप भावनात्मक रूप से तंग किए जा रहे हैं, हो सकता है कि आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर ऐसा हो सकता है कि अचानक आपको किसी ऐसी पर्सनालिटी के द्वारा नेगेटिवली ट्रीट किया गया है जहां से आपको लगता है कि आप बचकर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके जो ड्रीम थे बड़े वो अब नहीं हो पाएंगे पूरे। आपको लगने लगा कि अब भविष्य में मेरे लिए कुछ नहीं रखा है। आपको ये लग रहा है कि ज़िंदगी में मैंने सब कुछ किया बढ़िया, लेकिन मुझे कोई रिवार्ड नहीं मिला और मैं इस समय अपने इस पेन को जी रहा हूँ। या फिर आप सबके लिए कुछ कर रहे हैं पर आपको अपने लिए करने के लिए जब भी करने का मौका मिलता है तो कोई आपको करने नहीं देता। ऐसे में आप एक ट्रैप्ड फीलिंग को लिए घूमते हैं और वो ट्रैप्ड फीलिंग, याद रखिएगा, सिर्फ माइंड में नहीं होती, वह डायरेक्टली आपकी बॉडी में चली जाती है। कभी कुछ किताबों को पढ़िएगा, उस किताब में एक किताब है उसका नाम है रेडिकल रेमिशन। रेडिकल रेमिशन बेसिकली ये किताब बताती है कि जितने भी कैंसर पेशेंट हैं, जिन लोगों ने सर्वाइव किया है और जो लोग नॉन सर्वाइवल थे, यानी कि जिनकी डेथ हो गई, उन चीज़ों में एक ही चीज़ थी कि ये वो लोग थे जो सर्वाइव कर गए, जिन्होंने अपनी इमोशनल पेन को या ट्रॉमा को समझा और उसको रिलीज़ भी किया। उनके अलावा भी कई चीज़ें थी, वहाँ खाना भी था, वहाँ पर सोशल सपोर्ट भी थी, लेकिन एक बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि क्या उन्होंने इमोशनल पेन को हैंडल किया। अगर हम ये इमोशनल पेन हैंडल नहीं करते तो याद रखिएगा हमारी इम्यूनिटी एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, या तो वो सप्रेस हो सकती है। सप्रेस होती है तो कैंसर जैसी बीमारियां आ जाती हैं, और अगर वो रिएक्ट करती हैं तो मैं कई बार बता चुका हूं कि वो एलर्जीज़ या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ करती हैं। इतना ही नहीं, आपका गट पूरी तरह से आपकी इमोशन के ऊपर चलता है, इसीलिए आपकी इमोशंस गट में पड़ी होती हैं। कई बार आपका गट जो है इमोशनली बर्डनड होता है। आप कहेंगे उसको इमोशन कहाँ से मिली, तो निश्चित रूप से आपके माइंड से मिली, पर अब आप ये मानते हैं कि वो तो इमोशन मेरी चली गई, लेकिन वो गट के अंदर उसने अपना परमानेंट जगह बना ली है, ठीक है ना। उसी तरह से आपकी चेस्ट में, अगर आपके पास कई बार चेस्ट में आप कहते हैं कि जी बड़ा भारीपन रहता है, ऐसा लगता है यहाँ कुछ घुट रहा है, खुद सोचो, एक बात सोचिएगा, कितने लोग हैं जिनको चेस्ट में और हार्ट के ऊपर भारीपन है। आपको अनलिमिटेड लोग मिलेंगे ये इस इमोशन को यहाँ पर लिए घूम रहे हैं। कुछ लोग गट में लिए घूम रहे हैं कि बटरफ्लाई होती है, कुछ हेड में लिए घूम रहे हैं कि ऐसा लगता है कि फट रहा है सर, घूम रहा है सर। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरे गले में कोई लंप आ गया है। ये वही इमोशंस हैं जो आपने रोक रखी हैं और इनको आपने रिलीज़ नहीं किया। आज मैं इसकी बात कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करिए कि अगर आपकी चेस्ट में भारीपन है तो यहाँ पर पता है आपका क्या गड़बड़ होगा। यहाँ पर आपके पास थाइमस ग्लैंड होती है, और थाइमस ग्लैंड की खास बात ये होती है कि जो बोन मैरो से आपकी इम्यूनिटी की सेल आपकी बॉडी में आती हैं आपकी बॉडी को बचाने के लिए और बीमारियों को ठीक करने के लिए, वह आपकी थाइमस में होकर ट्रेंड होती हैं और वो यहाँ से गुजरकर फिर आपके ब्लड में जाती हैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद। अगर आप यहाँ पर दुखी हैं और चेस्ट और हार्ट के आसपास आपका बोझ है, तो समझ लीजिएगा कि जो आपकी यहाँ की ग्लैंड है वह अपना काम पूरा नहीं करेगी। आपकी अनट्रेंड इम्यूनिटी आपकी ब्लड में जा रही है और वही बेसिकली हमारी हीलिंग को ख़राब करती है या हील नहीं होने देती। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, ये भी रिपोर्ट है, अगर आप एक किताब पढ़ेंगे, उस किताब का नाम है ईट टू डिफीट डिजीज़, ठीक है ना। ये विलियम ली की बुक है, बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने बताया है कि जब आप इमोशनली परेशान होते हैं तो आपका जो स्टेम सेल है जो आपकी बॉडी को हमेशा रिपेयर करता है, हमारे पास 0.002% स्टेम सेल्स होती हैं, और ये स्टेम सेल्स बेसिकली
जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ती है रिपेयर की, चोट लग गई, कहीं हमें लग रहा है कि हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा टिश्यू बनाना पड़ेगा रिकवर करने के लिए, इमीडिएटली हमारी सेल हमें हेल्प करती हैं। पर अगर आप इमोशनली बर्डनड हैं तो ये स्टेम सेल, याद रखिएगा, अपने काम को नहीं कर पाती है। इतना ही नहीं, एक और हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको मैं आज बता देता हूँ। उसका नाम है एंजियोजेनेसिस। मैं इसके ऊपर कई बार बोलना शुरू का। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी हमेशा हील करने के लिए अपने लिए नई कैपिलरीज, नई ब्लड वेसल्स, नई आप कह सकते हैं आर्टरीज बना लेती है। कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को, अगर आप चेक करेंगे, मैं बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ कि कई बार हार्ट में अपनी आर्टरी हार्ट अपने आप नहीं बना लेता, डॉक्टर भी इस बात को जानते हैं, इसे हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये एंजियोजेनेसिस तब नुकसानदायक होती है जब ये ब्लड हमारे किसी ट्यूमर को जाने लगे। कोशिश करिएगा समझने की। अगर ये ब्लड हमारे ऑर्गन को जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये गुड चीज़ है। लेकिन अगर अचानक यहाँ पर एक ट्यूमर है, मान लेते हैं कैंसर का ट्यूमर पड़ा या माइक्रो ट्यूमर पड़ा है, और वहाँ पर इस ट्यूमर ने अचानक अपनी एंजियोजेनेसिस के द्वारा अपनी नस बना ली है, तो यहाँ पर क्या जाना शुरू हो गया? ब्लड जाना शुरू हो गया। जैसे ही ये ब्लड जाएगा तो याद रखिएगा ये ट्यूमर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यह रिपोर्ट आ चुकी है या यह प्रूव हो चुका है कि याद रखिएगा, जब भी हम इमोशनली बर्डनड होते हैं तो ये जो ट्यूमर जो शांत पड़े थे, इनएक्टिव पड़े थे, इनको ब्लड सप्लाई के लिए बॉडी ऑटोमेटिकली अपनी नई आर्टरीज या नई ब्लड वेसल्स बनाकर देने लगती हैं और ये ट्यूमर बढ़ने लगते हैं। और ये बताया गया है कि एक ट्यूमर जो पेन की नीब जितना बड़ा है, एक हफ्ते में 16,000 गुना तक बढ़ सकता है, 16,000 टाइम्स बढ़ सकता है, बिकॉज आप इमोशनली परेशान हैं। इज़ दैट राइट? सो इसका मतलब है कि आज आपको दो चीज़ों पर काम करना होगा। इससे पहले कि आप अपनी बीमारियों को ठीक करें, और आपको कर लेनी चाहिए, एक लाइफ मिली है, एक लाइफ को बढ़िया जिए। और कुछ एक एरियाज़ हैं उनके बारे में मैं बताता रहूँगा, लेकिन आज हमने एरिया पकड़ा है कि आखिर हमारी इमोशंस हमें बीमार कर रही हैं। याद रखिएगा, जो भी इमोशन है बेसिकली वो है आपकी बॉडी के अंदर जाकर केमिस्ट्री बन जाती है, केमिकल्स बन जाती है। हर एक इमोशन केमिकल में बदल जाता है। अगर आप दुखी हैं तो दुख के केमिकल आपके यहाँ बनने शुरू हो जाएंगे और अच्छे वाले केमिकल बंद हो जाएंगे। यहाँ से जैसे अच्छे केमिकल बंद हो जाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी ही नहीं, आपका ब्रेन भी इस समय पेन में है। वो दूसरी बात है कि इमोशनल पेन को आपकी बॉडी तो मैं बता देती है कि दर्द वर्द कर देती है, लेकिन आपका ब्रेन नहीं बता पाता, क्योंकि ब्रेन के पास पेन को बताने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है। वो बेचारा अकेला सफ़र करता है, वो सिर्फ मूड स्विंग करके ही बताता है कि मैं ओके नहीं हूँ, या कभी हेडेक हो जाता है। एनीवे, तो जब आप किसी भी इमोशन को या किसी भी इमोशनल पेन को अगर आप हैंडल करना चाहते हैं तो दो तरह से करें। नंबर एक, आप माइंड से करें, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में मैं माइंड की तो बात नहीं करूँगा, और माइंड में भी हो सकता है कि आपके पास पेनफुल इवेंट पड़ी हो, मेमोरी पड़ी हो जो नेगेटिव है, ट्रॉमाज पड़े हों, ठीक है ना, या अब हो ना हो, ये तो आपकी अलग की बात है, या वहाँ पर को बहुत सारी फियर्स पड़े हों, फोबियाज़ पड़े हों, ट्रिगर्स पड़े हों, यहाँ पर अनसर्टेनिटी पड़ी हो, रंजिशें पड़ी हो, रिवेंज पड़ा हो, ठीक है ना। तो इनको तो आप किसी भी बढ़िया ट्रेनिंग में NLP में आकर हील कर सकते हैं। ऐसे अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइएगा और NLP की 21 दिन का एक चैलेंज है मेरा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर एक वर्कशॉप और भी फ्री है, उसको भी देख लीजिएगा, अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स, और इसकी बुक भी है हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में। लेकिन दूसरी बात है कि ये इमोशन अगर लंबे समय तक हमारे पास पड़ी होती हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर एक तरह से परमानेंट हो जाती हैं। और अगर एक किताब पढ़ें जिसका नाम है यू आर द प्लेसिबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, तो उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद योर बॉडी बिकम्स योर माइंड, आपकी बॉडी अपना आपका माइंड बन जाता है। एक थॉट आया नहीं, बॉडी ने रिएक्ट कर दिया, एक टेलीफोन बजा नहीं, आपका दिल धड़कने लगा, एक आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं, आपको एक तरह से अचानक ऐसा लगने लगा कि मुझे तो डर लग रहा है, ठीक है ना। यानी कि योर बॉडी हैज़ गोट इट्स ओन माइंड, क्योंकि बॉडी की जो मेमोरी है वही उसका माइंड बन जाती है एक समय के बाद। जैसे आप कार चलाते हैं तो 2-3 महीने प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके बाद तो यह आपकी बॉडी की कंडीशनिंग में आ जाता है ना। आपको कोई मेहनत नहीं करनी, उसको नहीं, उसमें कोई दिमाग लगाना, बस वो ऑटोमेटिकली जैसा आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के पास उसका माइंड आ चुका है किस चीज़ का, ड्राइव करने का। बिल्कुल इसी तरह से अब सवाल उठता है कि बॉडी को अगर हमें इस लेवल पर ठीक करना है तो ये बहुत ज़रूरी है आपके पास। ये ज़रूरी इसलिए है कि यहाँ पर बॉडी के पास बहुत सारा वियर एंड टियर हो चुका है,
वियर एंड टीयर हो चुका है, क्योंकि बॉडी बेसिकली अपने केमिकल्स खो चुकी है। हो सकता है कि अपना जो सेल्स खो चुकी है। हो सकता है कि इसके जो बॉडी की जो एनर्जी बनाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एटीपी बनाता है, वहाँ पर निगेटिव हो चुका हो, यानी कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब हो चुका हो, और ये होता भी है, ठीक है ना। या डीएनए कंफ्यूज हो रहा हो। हमारा डीएनए वैसे भी, अगर हम हेल्दी रहते हैं तो क्या आपको पता है कि हमारा डीएनए रोज़ाना 10,000 मिस्टेक्स करता है? इसके बारे में बताऊंगा कभी। 10,000 गलतियां हमारा डीएनए करता है जब हम ओके होते हैं। और ये 10,000 मिस्टेक्स जो हैं हमारी बॉडी में क्या बनाती हैं? नंबर 1, फ्री रेडिकल्स बनाती हैं। कितने फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं जिनसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आती है? ऑलमोस्ट 10 की पावर 19 इतने मॉलिक्यूल बनते हैं। और दूसरा ये क्या चीज़ बनाते हैं? ये दूसरा एक कैंसर सेल बनाती है, ये कैंसर सेल्स बनाती हैं। और हमारे पास ये कैंसर सेल माइक्रो ट्यूमर्स के रूप में पड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी हो सकता है कि जेनेटिक एक्सप्रेशन हमारे बदल रहे हों। जीन ओके है पर उसका एक्सप्रेशन निगेटिव आ चुका है। या फिर आपकी बॉडी में अचानक ये हो गया है कि उसने नेगेटिव कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स बनानी शुरू कर दी है जो ट्यूमर को ब्लड पहुंचा रही है, या उसने अपनी स्टेम सेल को डाउन कर दिया। इतना ही नहीं, बॉडी में एक पार्ट और भी आता है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। और हो सकता है कि अब जो है ब्रेन भी डिप्राइव्ड हो अपने बाकी न्यूट्रिएंट से, क्योंकि उसके पास न्यूट्रिएंट नहीं है और वह डिजनरेट हो रहा हो। और ये सारी चीज़ें कहाँ दिखाई देती हैं? कि आपका मूड स्विंग होने लगता है, आपको नींद नहीं आती, आपको कोई बीमारी, एलर्जी, कोई साइकोसोमेटिक डिजीज़ आने लगती है, कोई आपका बिहेवियर बदल जाता है, कभी कोई एडिक्शन लग जाता है, किसी चीज़ से आप डरने लगते हैं, ठीक है ना, और आपको पता ही नहीं चलता। और यहाँ तक कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि आपके लिए पढ़ना है ज़रूरी है पर आप पढ़ते नहीं हैं, यानी कि आप अपनी परफॉर्मेंस को भी खो रहे हैं। थोड़े दिन बाद ये लगता है कि यार मन नहीं कर रहा किसी भी चीज़ को। उधर आपके माइंड से भी आपने इवेंट को नहीं निकाला, और बॉडी में भी जो आपने मेमोरी डाल दी है उससे बॉडी जो है वियर एंड टीयर, यानी कि उसको भी नुकसान होता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि बॉडी को नुकसान को पूरा करने के लिए हमें इमीडिएटली क्या खाना चाहिए। तो मैं आपको 4-5 न्यूट्रिएंट बताऊंगा, उन सप्लीमेंट्स को आप ज़रूर लेना शुरू करें। लेकिन मेरा हमेशा सप्लीमेंट बताने का तरीका ये नहीं होता कि मैं ये कहूँ कि इसकी गोली इतने मिलीग्राम खाओ या इतने मिलीग्राम ना खाओ। वह आपका सब्जेक्टिव आई मीन डोजेज हो सकते हैं किसी डॉक्टर के द्वारा। पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कुछ चीज़ों का सेवन लगातार करें तो इन न्यूट्रिएंट को आप ऑटोमेटिकली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ, और मैंने जितना भी किताबों को पढ़ा या पढ़ रहा हूँ उनमें यही लिखा है कि जब भी आप अपनी बॉडी को एंगेज करते हैं नेचुरल फूड खाकर और उनमें से वो न्यूट्रिएंट निकालती है, तो यह सबसे अच्छी दशा होती है, क्योंकि उस न्यूट्रिएंट को वो आपकी बॉडी समझती भी है, ठीक है ना। आपका जीन उसे समझता है, आपके माइंड उसे समझते हैं, आपके केमिकल्स समझते हैं, और ये वो नेचुरल चीज़ है। और उसके बाद वह अपनी प्रक्रिया को डेवलप करता है कि इसमें से मुझे इन न्यूट्रिएंट को निकालना है, क्योंकि मुझे इतने की ज़रूरत है, और इतने की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ। ये हमारी बॉडी की बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है। ऐसी कैलकुलेशन जिनको आप पढ़कर चौंक जाएंगे। लेकिन अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो मैं तभी कहूँगा कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और बेहतर सेहत बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा नेचुरल फूड से ही इसको लें। अब सवाल उठता है कि नेचुरल फूड कहाँ से लाएं? भैया ये आपके किचन में है। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप ऐसी किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी किताबें आपके पास अवेलेबल हैं। उसमें से एक किताब है हाउ नॉट टू डाई, एक किताब है फाइबर फ्यूल्ड, एक किताब है ईट टू डिफीट द डिजीज़। ये सारे की सारी बड़े डॉक्टर्स के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, और ये हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भाई जो खाना आपके चारों तरफ है उस खाने को खाओ। अगर तुम सारे के सारी सप्लीमेंट बाहर से खाओगे और बॉडी को कुछ भी करने के लिए नहीं दोगे तो बॉडी तो ऑटोमेटिकली अपनी प्रक्रिया को भूल रही है। भाई जिस कंधे को, जिस हाथ को तुम बहुत दिनों तक यूज़ नहीं करोगे ना तो फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। जिस मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को आप नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे। अब आपके याद नहीं है पहाड़े 19 का पहाड़ा क्या था और 33 का स्क्वायर क्या था और जो भी था क्यूब क्या था, बिकॉज आपने उसको यूज़ नहीं किया। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट यू आर लूजिंग इट। सो डोंट लूज द बॉडीज कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग द थिंग्स, ठीक है ना। तो नंबर 1 इसमें से आपको क्या चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से शेयर करूँगा और नोट्स बना कर लाया हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल होंगे तो उन सवालों को भी पूछिएगा, जवाब भी मैं देता रहता हूँ।
कभी शॉर्ट्स में देता हूँ, कभी रील्स में, कभी लॉन्ग वीडियोज़ में भी देता रहूँगा, जो सिंपली राम वर्मा मेरा दूसरा चैनल है। अगर वो नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, उस पर लॉन्ग वीडियोज़ या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं वहाँ पर ले रहा हूँ। पहली चीज़ है जो आपके बॉडी को चाहिए अपने आप को रिकवर करने के लिए, अगर वो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरी है, उसके पास वो केमिकल्स नहीं है जो होने चाहिए या उनका बैलेंस बिगड़ गया, तो पहली चीज़ है आपको जो चाहिए वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है आपके लिए, या कंपाउंड है जो आपको चाहिए, राइट। और अगर सबसे पहली बात है कि ये क्या करेगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसका ये याद रखेगा, उसे हमेशा ये काम डाउन करता है। आप यूँ समझिए कि एक बड़े मकान की अगर वायरिंग ख़राब हो जाए ना, गर्मियों में 48 डिग्री का टेम्परेचर बाहर, और आपके पास 20 करोड़ का मकान है लेकिन आज उसकी वायरिंग ख़त्म हो गई, तो उसमें आप बैठ नहीं सकते। ये ट्रू है ना। अब समझने की कोशिश करिएगा, यही हमारी जो वायरिंग है, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। याद रखिएगा, जब आप इमोशनल ट्रॉमे में होते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आपके नर्वस सिस्टम को होता है। यह आपके खूबसूरत विचारों के लिए, उनको कैरी करने के लिए, उसके लिए केमिकल निकालने के लिए बना था। पर आपकी जो इमोशनल ट्रॉमाज है या इमोशनल डिस्ट्रेस है, वह इस नर्वस सिस्टम में उन चीज़ों को बहाता है जिसके लिए ये देर तक नहीं बने। तो इसका मतलब ज़रूरी है कि आप जल्दी से अपने इमोशनल ट्रॉमाज को हैंडल करें, NLP के द्वारा करें, किसी मेडिटेशन के द्वारा करें, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। अगर करना चाहते हैं NLP से, तो मैंने आपको रेस्पॉन्स दे दिया, बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इससे मैग्नीशियम खा रहे हैं तो ये आपके नर्वस सिस्टम को एक बार फिर तरोताज़ा करना शुरू कर देगा। ऊपर से आपको ये भी काम करना है कि माइंड से आप परेशान ना करें अपने नर्वस सिस्टम को। दूसरा यह है कि अगर आपके पास एंग्जाइटी बढ़ रही है और वो एंग्जाइटी आपके माइंड में आपको इश्यू नहीं है, वो NLP से निकाल लिया, लेकिन एंग्जाइटी बॉडी की नहीं जा रही है, बार बार हाथ पैर हिला रहे हो, कभी इधर से उधर करवट बदल रहे हो, नींद आ नहीं रही, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसमें भी आपको मैग्नीशियम चाहिए। और एंग्जाइटी जब भी होगी, याद रखिएगा वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आएगी, आपका मूड स्विंग ज़रूर होगा, क्योंकि आपको ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाएगा, ठीक है ना। और जब मूड स्विंग होगा तो फिर आप मारपीट लड़ाई बाजे करेंगे, ऊट पटांग बातें बोलेंगे। इसके बाद जब ये एंग्जाइटी आएगी तो नेचुरली आपकी स्लीप भी ख़राब होगी। तो जैसे ही आप अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हैं तो ये मैग्नीशियम आप ले सकते हैं। कितने मिलीग्राम लेना है, कितने मिलीग्राम नहीं लेना है, याद रखिएगा। अगर आप नेचुरल फूड खा रहे तो इस चीज़ को भूल जाओ, खूब दबा के खाइए अपने फ्रूट्स जो भी है, जितनी भूख है, 2 बार खाना है, 1 बार खाना है। लेकिन ये मिलेगा कहाँ से? नंबर 1, ये आपको पंपकिन सीड से मिल जाएगा, कद्दू के बीज। ये तो आपको महंगे नहीं पड़ेंगे ना, अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो पंपकिन सीड को खाइए। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप सबसे इसके द्वारा भी आए हुए लक्षण को ठीक कर रहे हैं कि जी वहाँ किडनी में हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, तो आप किडनी की दवाई कर रहे हैं। भैया किडनी की दवाई भी कर ली ना, तो चलो ये तो डॉक्टर ने कर दी, लेकिन आपने फिर ये भी तो करना है कि ये आए क्यों किडनी में प्रॉब्लम। इसे हम जनरेटिव लर्निंग कहते हैं। कौन सी लर्निंग कहते हैं? जनरेटिव लर्निंग। एक होती है रिएक्टिव लर्निंग, याद लिख लीजिएगा इसको, रिएक्टिव लर्निंग, और एक होता है जनरेटिव लर्निंग। ये 2 लोगों के लिए बनी, इसको भी मैं बीच में बता देता हूँ क्योंकि इसकी वीडियो अलग तो बनने की नहीं, देख लीजिएगा। रिएक्टिव लर्निंग है उन लोगों के लिए जो पैसिव पेशेंट्स होते हैं। पैसिव पेशेंट का मतलब है कि भाई मुझे बीमारी होगी, अब भाई किस्मत ऐसी थी, भगवान की जो करनी है, अब जो भी करेगा डॉक्टर करेगा, जो भी करेगा डॉक्टर करेगा। और डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, वो अपने सिम्टम पे काम कर रहा है क्योंकि वो उसके परे जा नहीं रहे, लेकिन आप अपना कुछ नहीं करें। लेकिन जो जनरेटिव लर्निंग है वो हमेशा एक्टिव पेशेंट करते हैं। और याद रखिएगा, बीमारी को जो ठीक करते हैं वो एक्टिव पेशेंट होते हैं, ठीक है ना, एक्टिव पेशेंट होते हैं। क्लियर है? एक्टिव का मतलब है कि ठीक है डॉक्टर अपना काम कर रहा है, पर मैं ये देखूंगा कि ये बीमारी हुई क्यों। और सही बात तो यह है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड आपसे बात करने को तैयार है। कभी भी रेडिकल रेमिशन, जो किताब मैंने बताई, उसे पढ़िएगा। तो आप मैग्नीशियम के लिए पंपकिन सीड खाइएगा, पालक खाइएगा, दूसरा है पालक, और एक और बता देता हूँ, तीसरा है मखाना। और भी बहुत सारे हैं, कभी भी आप इसे देखेंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर ही मैं यह पूरी वीडियो बना सकता हूँ, वो मैंने बना दी है, उसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ये इससे कितने से काम चल जाएगा? नहीं, अभी आपका और भी नुकसान हुआ पड़ा है, और वो नुकसान दूसरी चीज़ आपको चाहिए, और वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इसमें 3 विटामिन इमीडिएटली आपको चाहिए। अगर आप ट्रॉमा से निकले हैं,
मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं, ठीक है ना, किसी भी मेंटल ट्रॉमा से अगर आप गुजरे हैं जो इमोशनली आपको तंग करके गया है, नंबर 1 B6, विटामिन B6, B9 एंड B12। तो B12 तो मिलेगा आपको हमेशा फर्मेंटेड फूड से। फर्मेंटेड फूड का मतलब है कि वो फूड जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। तो जब भी प्रोबायोटिक आप खाएंगे वह आपके गट में जाकर आपको बी कॉम्प्लेक्स बना देगा। बेसिकली फर्मेंटेड फूड में बी कॉम्प्लेक्स नहीं होते, यह आपके बैक्टीरिया को ठीक कर देता है और एकदम से ये बी कॉम्प्लेक्स बना B12 बनाकर आपको दे देते हैं। क्लियर है? लेकिन जहाँ तक सवाल है कि आपका B6 का, ये आपको बनाने से मिलेगा, केला खाइएगा। और जो B9 है ये आपको मेथी पालक से मिलेगा, मेथी से और पालक से मिलेगा। तो मेथी खाइए जब भी, ये ग्रीन मेथी के पराठे, आप पराठे वराठे तो छोड़ दीजिएगा, पर मेथी की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, पालक की सब्ज़ी होती है, मेथी के बीज से भी काम चल जाएगा, कभी आप ये सोचें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बी कॉम्प्लेक्स है यह आपके ब्रेन के ऊपर काम करेगा, ठीक है ना। तो जो ब्रेन डीजनरेट हो रहा था वो नहीं होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीरोटोनिन, जब ये बी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो ये आपकी सीरोटोनिन लेवल को अच्छा करते हैं। और सेरोटोनिन क्या है? सीरोटोनिन बेसिकली आपका हैप्पीनेस केमिकल है। बेसिकली जब भी आप इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं तो नेचुरली वहाँ खुशी तो होती नहीं, तो वहाँ गम होता है। और उस गम में क्या होता है कि आपका सीरोटोनिन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। और जैसे ही डाउन होता है तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अब मैं यहाँ डिस्कस करूँगा तो वो लंबा हो जाएगा, जो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में क्या करना है कि सीरोटोनिन लेवल को ऊपर बढ़ाने के लिए आप B6, B12, B9 ले लें। लेकिन याद रखिए, कई बार कहेंगे तो मैं सीरोटोनिन खा लूँगा। भैया ये जब ये सीरोटोनिन के बारे में पता चला था ना 70s में, तो एक टैबलेट आई थी, बहुत पॉपुलर हुई थी पूरे वर्ल्ड में, बहुत लोगों को खिलाई गई। थोड़े दिन बाद लोग उसके एडिक्ट होने शुरू हो गए, ठीक है ना। वो छोड़ते बन रही थी ना वो खाते बन रही थी। तो जब बॉडी को किसी भी बाहर की चीज़ से एकदम से एडिक्ट मत बनाइए, उसे अपने आप बनाने दीजिएगा चीज़ों को। तो आपको मैंने सब चीज़ें बताई जो आपके रोज़मर्रा की लाइफ में हैं, बस आपको पता होना चाहिए। इसमें बढ़िया बात यह है कि विटामिन जितने भी बी कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे, ये हमारा गट बनाता है, ठीक है ना। ये सारे हमारे गट के अंदर बनते हैं, पर ये कोई डायरेक्टली हमारा गट इनके ऊपर काम करेगा, वो अपने बनाकर आपको दे देगा, भैया इसे यूज़ कर लो। और ये सबसे बढ़िया बात क्या करेगा कि अगर आपको मेंटल फटीग है या इमोशनल फटीग है, थकान हो चुके हैं, आपको थक गए हैं आप इन भावनाओं से, यही बोलते हो ना, तो ये थकान को दूर करेगा। तीसरी चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप सभी जानते हैं फिर भी मैं बता देता हूँ, वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 को लेना शुरू करें अगर आप इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हैं, ठीक है ना। अगर आप इमोशनली परेशान रहे हैं तो ओमेगा 3 बेसिकली आपके इन्फ्लेमेशन को, जो ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है उसको ठीक करता है। ये बहुत बार, और इसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन आप ये समझ लिए, क्योंकि जब भी आप इमोशनल ट्रॉमा से गुजरेंगे, ईटी लिख देता हूँ, इमोशनल ट्रॉमा से गुजरेंगे, उस समय आपका जो ब्रेन है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। और डीजनरेट क्यों होगा? क्योंकि उस टाइम वो इन्फ्लेमेशन से गुजर रहा है। तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि जो बॉडी के अंदर, जो ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन आ चुका है, सूजन आ चुकी है, या उसके अंदर जो बेकार का जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं, उन्हें एकदम से वो ठीक करे, सूद करे। उसमें भी ये बहुत अच्छा है। इसके लिए आप चिया सीड खाएं, इसके लिए आप फ्लैक्स सीड खाइए, और इसके लिए आप अखरोट खाइए। अखरोट की अंग्रेजी क्या है? वॉलनट है, ठीक है ना। ये आपके घर में तीनों चीज़ मिल जाती हैं, आप इनका यूज़ करते रहिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसे खाते हैं तो आपकी ओमेगा 3 आपको मिल जाती है। चौथी चीज़ लिखिएगा, और वो है विटामिन D3। और विटामिन D3 के मैं लिए ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, ये याद रखेगा, सनशाइन का यूज़ करिए। आप जब धूप में बैठते हैं तो ये विटामिन नहीं है, बेसिकली इसे विटामिन कहते हैं, बट ये हार्मोन होता है एक तरह का, जो आपकी बॉडी में जब जाती है आपकी धूप, तो आपकी स्किन के नीचे जो ग्लैंड्स होती हैं वह एक एक्टिवेट होकर इस हार्मोन को निकालते हैं। और ये हार्मोन आपके लिए बहुत जगहों के लिए ज़रूरी है, बहुत चीज़ों के लिए ज़रूरी है, इंक्लूडिंग योर बोन्स एंड कैल्शियम वगैरह, ठीक है ना। और चौथी चीज़, लास्ट में बताऊंगा, जो आपके लिए चाहिए, वो है आपकी जिंक, ठीक है ना। जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है
जो ट्रॉमा से आप निकलें, अगर मेंटल ट्रॉमा से या इमोशनल ट्रॉमा से, और जो आपकी बॉडी के अंदर वियर एंड टीयर हुआ है, उसके लिए जिंक भी बड़ा ज़रूरी है। अब जिंक क्या करेगा, यह आपके ब्रेन फंक्शन पर काम करेगा ज़्यादा, तो ये आपके ब्रेन को बचाएगा। तो सेव योर ब्रेन थ्रू योर जिंक, ठीक है ना। और जिंक को खाने के लिए आप कुछ ना करें, सिंपल सी बात यह है कि मोरिंगा पाउडर है ना, इसकी लीव्स का पाउडर जो आता है ना, मोरिंगा पाउडर, ये सबसे बढ़िया है। और दूसरा है पंपकिन सीड। तो पंपकिन सीड तो जब आपने शुरू में खाया है, उसने आपको मैग्नीशियम भी दिया और जिंक भी दिया। और मोरिंगा पाउडर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपको देगा। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन के बच जाते हैं जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो बहुत सारे अनवांटेड ऑक्सीजन के केमिकल, फ्री रेडिकल्स या फ्री एलिमेंट्स बच जाते हैं। उन्हें न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारी बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। और उसके लिए मोरिंगा बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है ना। प्लस ये बहुत अच्छा जिंक भी देता है। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। जब भी आप इमोशनल ट्रॉमा को ठीक करें तो एक काम और भी करें, जो जाते जाते मैं आपसे कहूँगा कि आप बढ़िया खाना खाएं, कुछ दिन के लिए जंक फूड को छोड़ दें, गट को हील करें। लेकिन एक चीज़ और भी करें कि आप बॉडी को एंगेज रखें, बॉडी को मूव करना शुरू करें, यानी कि रेगुलरली एक्सरसाइज ज़रूर करें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो बॉडी के अंदर की एंग्जाइटी है वो निकलना शुरू हो जाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह पर इमोशनल ट्रॉमा के कारण जो वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स थी, वो कम होने लगती हैं, ठीक है ना। तो जब वो कम होने लगती हैं तो बहुत सारे पार्ट्स पर ऑक्सीजन नहीं जाती। तो याद रखिएगा, जब आप इमोशनल ट्रॉमा के साथ गुजरें तो सिर्फ माइंड और किसी हिमालय में जाके मेडिटेशन से काम नहीं चलेगा, याद रखना। और ना ही किसी सप्लीमेंट से सबसे काम चलेगा। आपको बढ़िया खाना होगा, खाने के थ्रू ये सप्लीमेंट लेने होंगे। और उसके बाद आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है, जो एक्सरसाइज है, जो योगा है, जो सूर्य नमस्कार है, वह बहुत आराम से बढ़िया तरीके से करना है। जब आप उसे करेंगे तो आपकी बॉडी जब मूव करेगी उस समय उसकी जो मसल्स हैं, उन्हें जब नीड पड़ेगी, उन्हें जब ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की और ब्लड की, तो दे विल क्रिएट न्यू ब्लड वेसल्स, वो नई ब्लड वेसल्स को क्रिएट कर लेगी। और अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो है एंजियोजेनेसिस के ऊपर। एंजियोजेनेसिस का मतलब है कि जब भी आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं, अपनी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को बनाना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर हर जगह पर ब्लड पहुंचाने के लिए अपनी ब्लड वेसल्स को क्रिएट करना सीखें। उनमें से एक याद रखिएगा, आपकी एक्सरसाइज भी है, ठीक है ना, और अच्छा खाना भी है। लेकिन एक और बात है कि ये एंजियोजेनेसिस नेगेटिव वे में बंद भी होनी चाहिए। अगर ये ब्लड वेसल्स किसी ट्यूमर को ब्लड पहुंचा रही है तो ये बंद भी होना चाहिए। और हमारी बॉडी के पास ये सारी पावर है कि अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं और इमोशनली हम ट्रॉमा में नहीं हैं, तो याद रखिएगा कभी भी हमारे ट्यूमर को हमारी बॉडी नहीं बढ़ाएगी। वे ट्यूमर ज़िंदगी भर पड़े रहते हैं, माइक्रो ट्यूमर, इसमें कोई वो नहीं है बड़ी बात, ठीक है ना। सो बिल्ड योर वंडरफुल इमोशनल स्ट्रेंथ एंड बिल्ड योर वेरी गुड बॉडी। और बढ़िया इमोशन के साथ, बढ़िया बॉडी के साथ बढ़िया गोल पूरा करो। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।